Assalamu alaikum and welcome to DNA Debate News and Analysis। बड़ी खबर यह है कि जो कोर कमेटी है जो लंदन में बैठी है वो सोच रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को कैसे वापस पाकिस्तान में ले जाया जाए। वाइस प्रेसिडेंट मरीम नवाज ने कहा है कि काफ़ी लीगल इम्प्लिकेशंस हैं और ये सोचा जा रहा है कि पार्लियामेंट के थ्रू इनको वापस लेके जाए। अब ये कैसे इसका लाया अमल होगा ये तो हमारे जो डिबेटर्स हैं सलीम बुखारी, इफ्तिखार अहमद, जावेद इकबाल ये आपको बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो पंजाब यहाँ जो हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उन्होंने तो बड़ा क्लियरली कह दिया है प्राइम मिनिस्टर को कि मिफ्ता इस्माइल को प्लीज रिमूव कर दें, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, महंगाई ज्यादा हो रही है और इनको हटा दें। अब मुझे नहीं पता कि ये इनके हटने से कीमतें घट जाएंगी या अभी परवेज इलाही साहब आए तो कीमतें नीचे हो जाएंगी या पहले बैठे थे कीमतें नीचे हो जाएंगी। हम किसी एक वो मैं तो बार बार पूछता हूँ बुखारी साहब से, ये ऊंट कहाँ बैठेगा? ये तो बैठता ही नहीं है, तो एथलेटिक हो गया। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज एक बड़ी आई है कि हालांकि पीएमएलक्यू की 10 सीटें हैं, इमरान खान वो कहते हैं कि अगर वो कोई मुदाखलत करेंगे पंजाब गवर्नमेंट में उनको कोई इतराज नहीं है। वेरी गुड। फवाद चौधरी एज ऑलवेज डिफेंड करते हैं, हर पॉलिटिकल लीडर डिफेंड करता है अपने लीडरशिप को। उन्होंने कहा कि इमरान को कोई हिला नहीं सकता। कल बल्कि मैंने एक मैसेज भी भेजा था इफ्तिखार साहब को जिसमें इत्तेजाज अहसन कहते हैं कुछ नहीं हो सकता सिवाय उनको फाइन हो सकता है और ईसीपी ने सही काम नहीं किया एंड सो ऑन फोर्थ। अब बात आती है कि प्राइसेस तो ऊपर हो रही हैं, इस पर हम जरूर बात करेंगे आज। महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है और फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। रूरल एरियाज में 12 घंटे बिजली लोड शेडिंग और जो आपका अब सिटी का एरिया अर्बन एरिया 8 घंटे। इसका क्या होगा? बुखारी साहब आप शुरू करें। बहुत शुक्रिया आपका पीजे। देखिए, गुजारिश ये है कि जिन हालात में नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी गई थी, चाहे उनकी डिस्क्वालिफिकेशन थी फॉर लाइफ या उनके ख़िलाफ़ जो जिसकी सज़ा उनको सुनाई गई 10 बरस, वो सब कुछ के हालात में अगर आप वापस जाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि उसके अंदर काफ़ी कुछ जो है वो उसके ऊपर सवालिया निशान है, आज भी हैं, पहले भी थे। अब उसका रास्ता क्या इख्तियार किया जाएगा, कैसे आएंगे खान साहब अपने नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस? दो रास्ते हैं। एक तो ये कि फेडरल गवर्नमेंट उनकी सज़ा मुआफ़ कर सकती है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो इनिशिएट करे और प्रेसिडेंट उसको ओके कर दे, सज़ा ख़त्म हो सकती है यकसर। इसी तरह से पंजाब हुकूमत के पास भी ये इख्तियार था कि वो सज़ा मुअत्तल कर सकती है। तीसरा ऑप्शन है अदालतें कर सकती हैं इसको मुअत्तल, लेकिन देखना ये होगा कि वो जिस एफिडेविट की बात की जा रही है जिसको वो 50 रुपये का स्टाम्प कहते हैं उसके ऊपर वो गए थे, लेकिन ये कोई बात नहीं करता कि वो 50 रुपये का स्टाम्प जो है वो किसने माना था, अदालत ने तस्लीम किया था, जाने की इजाज़त किसने दी थी? इमरान खान साहब ने कहा था मुझे उन पर तरस आ गया, और उन्होंने अपने तमाम घुर्गों से, हत्ता के जो शौकत खानम के चीफ एग्जीक्यूटिव थे उनसे भी वो सारे जो टेस्ट थे उनकी तस्दीक करवाई और उसके बाद उनको जाने दिया कि उनकी ज़िंदगी और मौत का कोई पता नहीं है। ये याद नहीं रहता किसी को, ये हमारी आदत है, हम फॉरगेटफुल नेशन है, हमें हकायक जो है वो भूल जाते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो सियासी सूरत हाल है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि 10 सीटों के चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने जो 21 रुकनी काबीना बनाई है उनमें एक भी काफ लीग का बंदा नहीं है। लिहाजा ये रिफ्लेक्शन है इस बात का कि वहाँ पॉलिसीज़ भी काफ लीग की नहीं होंगी बल्कि तहरीक इंसाफ की होंगी। यही वजह है कि चीफ मिनिस्टर साहब को इमरान खान साहब की किसी भी किस्म की मुदाखलत से ना कोई एतराज़ है और ना कोई इख्तलाफ है। शेख रशीद साहब जो है वो उसी किस्म की नाराबाजी कर रहे हैं जिस तरह की उन्होंने हमेशा की थी। आई विश के हमारे प्रोड्यूसर के पास वक्त होता और वो आपको वो नाराबाजी सुनाते जो उन्होंने की थी जब वो नवाज़ शरीफ के वज़ीर थे। वो जो कायद आज़म के बाद सबसे बड़ा लीडर मानने वाले थे, वो आज जो ज़बान बोल रहे हैं ये भी टेम्परेरी है। कल को अगर रजीम बदलेगी, अगर कोई और तब्दीली आई तो आप देखेंगे वो किसी और के बारे में भी इसी किस्म की यानी तराने जो हैं और कसीदे गाएंगे। असल बात यह है कि फवाद चौधरी साहब जो धमकियां दे रहे हैं कि है किसी के माई के लाल में ये जुर्रत कि वो डिस्क्वालीफाई कर सके, खुदा के वास्ते चौधरी साहब आप किसी ऐसी रियासत में नहीं रहते हैं जिसको रियासत दुजाना कहें आप, या एक अफ्रीकी कोई बनाना रिपब्लिक है। आप एक मुल्क में रहते हैं जहाँ अदालती निज़ाम मौजूद है, जहाँ पर एक रियासत का पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है। अगर भुट्टो को फांसी हो सकती है जो इतना बड़ा पर्सनैलिटी कल्ट था जिसका कोई हिसाब नहीं है, तो आपसे किसने कहा ये कि इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती? अगर तो केस मजबूत है
जो इलेक्शन कमीशन ने बना के और रेफरेंस के लिए भेजा है हुकूमत को, अगर हुकूमत के वकला जो हैं वो सेंसिबली उसको हैंडल करते हैं और रेफरेंस भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए हर एक चीज़ को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंकना आसान नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल मरहला होगा। और इसको एंटिसिपेट करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट चूँकि हर मामले में पीटीआई को और इमरान खान साहब को रिलीफ दे देती है, हुकूमत ने एक रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी भेज दिया डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, और वो है तोशाखाना केस। तो घेरा तो खान साहब का डाला जा रहा है, और अगर अदालत ने या इलेक्शन कमीशन ने समझा कि उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए या वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, तो फिर मुझे नहीं समझ आती कि ये जो बढ़के मार रहे हैं फवाद चौधरी साहब, इसको आप कहाँ देखेंगे? जी अच्छा बुखारी साहब, आपने ये 2-3 ऑप्शंस बताई हैं नवाज शरीफ की वापसी की। एक ऑप्शन तो आप रूल आउट कर देना, जो प्रेसिडेंशियल पार्डन है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है ये कि उन्होंने पहले भी कुछ कवानीन जो दोनों हाउसेस ने पास किए थे वो उनको दस्तखत करने के लिए भेजे थे, उन्होंने नहीं किए थे, फिर उन्होंने कैबिनेट के हल्फ से इनकार किया था। लेकिन आपने देखा बेटर सेंस हैज स्टार्टेड प्रिवेलिंग। अभी ये ताज़ा कैबिनेट जो है पंजाब की, इसने बलीगुद्दीन साहब से हलफ लिया है, तो होपफुली बेटर सेंस विल प्रिवेल अगर ऐसी कोई सूरत हाल आती है, क्योंकि आप एक हद तक ही कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी ऑब्लिगेशन की वायलेशन कर सकते हैं। हमेशा यू कांट टेक लिबर्टी ओवर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये नौबत देखेंगे कि बैकडोर जो इस वक्त चल रहा है सब कुछ, आप लंदन में बेपनाह एक्टिविटी है, लंदन वालों से रब्ता है यहाँ वालों का, और बहुत सी बातचीत हो रही है, उसके नतीजे में क्या रास्ता निकलेगा। इसीलिए नवाज शरीफ साहब ने अपनी पूरी कैबिनेट जो है, जिसको कहते हैं कि जो इनसाइडर उनके जो लोग हैं, उनको लंदन तलब किया हुआ है। मीटिंग में मीटिंग चल रही हैं, कुछ बातें हमजा शहबाज की तरफ से हमारे तक पहुंची हैं, कुछ शेर अली साहब के जो बरखुरदार हैं उन्होंने हमें बताई हैं। तो मेरा ख्याल से थोड़ा इंतजार करना चाहिए, अल्टीमेटली हमें जल्दी पता चल जाएगा वो क्या सूरत बनेगी जिसके तहत नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ सकते हैं। अच्छा इफ्तिखार साहब, आपका एक मैंने व्यू पॉइंट लेना है कि इत्तेजाज एहसन कहते हैं कि आप बैन कर देंगे, जिस तरह एनएपी को कर दिया था, वो फिर एएनपी बन के वापस आ गई, और अगर आप बैन करेंगे तो आगे जाके सारी पार्टीज इन वन वे और द अदर ये इफेक्ट होंगी। तो इसमें कितना वजन है इनकी जो लीगल जूरिस्प्रूडेंस है? मसला ये है सिंपल सा कि ये जो सवाल आपने उठाया है कि होगा क्या। मेरी मोहल्ले में गली में रहने वाले लोग मुझे बताते हैं कि इफ्तिखार साहब, मामला कुछ ऐसा बनता हुआ नज़र आ रहा है कि इमरान खान को भी सज़ा होगी उसी जुर्म पे जिस जुर्म की सज़ा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हुई, और उसको सज़ा होने के बाद फिर उसकी पार्टी को भी एहसास होगा कि ये तो बहुत गलत हो गया, ये तो जो सज़ा मिल गई मियां नवाज शरीफ को ये तो नहीं मिलनी चाहिए थी, ये तो आर्टिकल गलत इस्तेमाल हुआ था। तो फिर कोशिश की जाएगी कि चलें असेंबली में चलते हैं और वहाँ पे जाके ऐसी कानून साजी करवाते हैं कि इस आर्टिकल मीम करा के और इस आर्टिकल के इस तरह की सज़ाओं को कालदम करार देते हैं। ये मेरे मोहल्ले में गली में जो लोग बैठ के बातें करते हैं सियासत की ना, ये उनका ये ऐवानों में भी बात हो रही है, उनका ख्याल है। मैं तो ना मेरे पास कोई चिड़िया है, ना मेरे पास बिल्ला है, ना मेरे पास कोई तोता है, कोई ऐसी चीज़ें मेरे पास होती नहीं है। तो एक बात लेकिन ये जो धमकियाँ दी जा रही हैं कि आसमानों से हमारे लिए मदद आएगी और ज़मीन के यजीज़ों को हम नहीं मानते, आज वो उन्होंने बयान दिया है अपना इमरान खान साहब ने कि ये सब यजीज़ हैं जो मेरे मुखालिफ हैं, तो वो कहते हैं हम ज़मीनों के यजीज़ों को नहीं मानते, आसमानों से मदद आएगी। अब 13 की रात और 14 की रात वाकई पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल रात हो जाएगी। अब दो ऑप्शंस हैं, या तो 13 और 14 को ये टेक ओवर कर लें पूरे इस्लामाबाद को, तमाम अदारों का घेराव कर लें और किसी को बाहर ना निकलने दें और पूरी ताकत का मुजाहरा करें जिसका उन्हें घुमंड है। तो फिर ये जो मैंने पहली बात की जो मेरी गली और मोहल्ले में की जा रही है कि उसको सज़ा हो जाएगी और फिर दोनों की सज़ाओं को माफ़ हो जाएगा, फिर वो मामला नहीं आएगा। फिर ताकत के बलबूते पर ईवानों पर कब्जा कर लिया जाएगा और ईवानों में बैठे हुए लोगों को उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। ये हो सकता है, दिस कैन बी एन ऑप्शन, क्योंकि जो रवैया है, जो बयान है, जो कहा जा रहा है, अगर उसको ट्रांसलेट करूं मैं तो उसकी ट्रांसलेशन ऐसी बनती है जो मैंने आपसे शेयर की है। बहरहाल अल्लाह तबारक ताला मेरे मुल्क पे रहम करे, मेरे मुल्क के निज़ाम पे रहम करे, मेरे मुल्क की जमहूरियत पे रहम करे, मेरे मुल्क के आइन पे रहम करे। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ ना, गरीब आदमी हूँ।
नहीं नहीं, दुआ कर सकते हैं, लेकिन फिर आप इनविटेशन किसको दे रहे हैं? आप यू रियली थिंक द कंट्री विल गो टुवर्ड्स दैट? I am not inviting anybody. They have told me कि 13 की रात को जी, 14 जी, की रात को आ जी, रहे हैं. बहुत They have साहब क्या told- कह रहे हैं? My dear PJ, don't देखिए- try. No PJ, no. वहीं जी, तक जी। बात रहने दीजिए जो वो कह रहे हैं और जो मैं कह रहा हूँ. कौन आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, मुझे नहीं पता. मैं तो वो क्यों, कह रहा हूँ जो भाई मुझे बता रहे हैं. I'm just sharing with you. ओके ओके, क्यों क्या क्या कहेंगे बुखारी साहब आप? मैं देखिए, मुझे बस सिर्फ इतनी सी गुजारिश करनी है, और ये बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश है इमरान खान साहब से. हम्बल, मैं ये नहीं कह सकता कि ये भी मेरे साथ है इसमें, लेकिन जो मैं बात करने लगा हूँ मेरे ख्याल से सारे मेरे साथ मिल जाएंगे कि आपने और कोई चीज़ तो नहीं छोड़ी. खुदा के वास्ते मज़हब को रहने दें, मज़हब को मज़हब ही रहने दें, इसके साथ खिलवाड़ ना करें. आपने जो रियासत मदीना का कार्ड खेलना शुरू किया है, और उसके बाद आपने ये कहा कि जो मुझे छोड़ के चले गए वो शिरक कर रहे हैं, और ये कि या का नाबुदो या का नस्ताइन, ये खुदा के लिए, ये इंसान हम लोगों के लिए तलावत की हद तक ठीक है. आप इसकी ओनरशिप ना लें क्योंकि ये आपका काम नहीं है. और दूसरी तरफ ये अब आप यजीदियत की भी बात कर रहे हैं. ज़रा मज़हब के ऊपर खुदा के वास्ते मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, मज़हब से थोड़ा सा हाथ जो है ज़रा परे रखें. आपकी बड़ी मेहरबानी होगी. बस मैंने इतना ही ये इनकी इस बात पे कहना था. और जो फलक टूटा था जब इनको हुकूमत से निकाला गया, जब फलक टूटा था, जब 25 मई को इनकी गत बनी है, तो कोई फलक नहीं फटा, कोई आसमान से इमदाद नहीं उतरी थी. अगर ये डिस्क्वालीफाई भी होंगे अपनी इन हरकतों और अदालती फैसले के तहत, तो वो इनकी अपनी कारकर्दगी है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है. तो जावेद साहब, इसका मतलब फिर अबाबीलें आएंगी यहाँ? हमेशा से हम अबाबिलों का इंतज़ार करते हैं जब अपोजिशन में होते हैं. कौन सी आपने नई बात की है कि अबाबिल के बगैर भी कोई इक़्तिदार में आता है? मियाँ नवाज शरीफ लंदन में बैठे हैं, किसका इंतज़ार कर रहे हैं? अबाबिलों का इंतज़ार कर रहे हैं ना, वरना उनको किसने रोका आने के लिए? आज तक पीटीआई का तो मुझे कोई स्टेटमेंट नज़र नहीं आई कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आप तशरीफ़ ना लाएं. अगर वो रुकें तो अपनी मर्ज़ी से रुकें. आज तो देखें ना, उनकी हुकूमत है, FIA भी उनकी है ना, उनको ECL में कहा कुछ जा सकता है. प्राइम मिनिस्टर उनका छोटा भाई है, अवामी ताकत भी है उनके पास. तो किसने रोका मियाँ साहब को? प्रॉब्लम क्या है? कानून पास करें जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, और बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कानून ऐसा पास कर जिसमें तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, और खासकर जो प्राइम मिनिस्टर बन जाए या सदर बन जाए, उस पे वाजिब हो जाए कि उसको कोई अदालत, कोई सुप्रीम कोर्ट, कोई उसका केस नहीं सुनेगा, उसके सब कुछ आज़ाद कर दिया जाए उसे, ताकि अदालतों का भी टाइम बचे और कौम का भी टाइम बचे, और अदालतें आराम से गरीब आदमियों के फैसले करें. प्रॉब्लम इधर यह है कि हम कानून की हुक्मरानी नहीं चाहते. मियाँ साहब को पता है कि पाकिस्तान आएंगे तो कानून का सामना करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा. उस एफिडेविट की भी तो बात कर लें जो 50 रुपए का उनके भाई ने जमा कराया था, जो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं. उनको किसी ने रोका? पकड़े, जहाज जाएं, ले आए. जावेद, स्पेसिफिक्स पे आ जाए प्लीज. स्पेसिफिक सिंपल ये है कि चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ है, चाहे वो मियाँ शहबाज शरीफ है, जो मुसाहलत के अपने आप को बैकडोर डिप्लोमेसी, जो जिनकी ये बात कर रहे हैं, अबाबिलों के साथ जिनकी प्यार मोहब्बत बहुत है, ये उनकी बात कर रहे हैं ना. तो अबाबिलों के बगैर इस पाकिस्तान में हुआ क्या है? प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब इमरान खान ने अवामी ताकत के जरिए चैलेंज करना शुरू कर दिया है, जिसकी अब सबको प्रॉब्लम आ रही है. क्यों? अब 2022 है, अबाबिलों का दौर कम होता जा रहा है. अबाबिलों के इख्तियार में भी अवामी ताकत आ गई है. अवामी ताकत के आगे ना अबाबिल चलती हैं, ना कोई और ताकत चलती है. यह सबसे बड़ा इशू आ गया है. और उसका सबसे बड़ा नजारा पीजे, आपने ये 15 सीटें देख ली हैं. जो लोगों को अबाबिलों से लेके इख्तिदार में बैठे, ईवानों में बैठे लोगों को उम्मीदें थी, जो उनकी प्लानिंग थी, पिछले 4 महीने में सब खत्म हो गई हैं. ये मैं नहीं कह रहा, ये अवाम की बात है. आज एक इमरान खान तकरीर करता है, बात करता है, तो अवाम निकल आती है. ये मैं नहीं निकाल रहा, ये अवाम खुद निकल रही है. क्यों? कि जब हम सियासी तौर पे इश्यूज को टैकल नहीं करेंगे, अवाम को रिलीफ नहीं देंगे. क्योंकि आप तो वादा करके आए थे ना कि इमरान की हुकूमत निकम्मी है, महंगाई कर रही है, महंगाई का तूफान है. वो जब इक्तदार में आए तो अबाबिल से लेके सारों ने मिलकर कहा था कि मसाइल हल हो जाएंगे. तो मसाइल मसाइल की तरफ आपको जाना पड़ेगा. मेरे ख्याल से ये बात तो इस हद तक तो जरूर दुरुस्त है कि हमें सवाल की प्रेमिसेस के अंदर उससे रेलेवेंट गुफ्तगू की जा सकती है. मैंने जो वो हवाला दिया था कि मजहबी कार्ड खान साहब आप ना खेलें,
ये कार्ड खेलने की कोशिश नवाज शरीफ साहब ने भी की थी जब अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की थी। शौक उनको उठाया था, फिर कीमत जो चुकाई है उन्होंने वो देख लें। मेरे ख्याल से उनसे इबरत हासिल करनी चाहिए इमरान खान साहब को। जी पीजे ब्रेक की तरफ चलते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसी को जारी रखते हैं। और साथ हम ऐड हमने जरूर करना है, ये जो महंगाई आ गई है और आप सब जो पाकिस्तान या बरतानिया सब देख रहे हैं, आपको पता है कि कितनी सख्त महंगाई है, लेकिन कोशिश सारों की है। ये नहीं कि ये जो भी हुकूमत आती है नहीं करती है कोशिश, लेकिन हमारा निज़ाम ही इस तरह है कि हम आगे बढ़ते नहीं है। और बात होती है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू डीएनए। सियासत तो करते रहेंगे, कोई एग्री करेगा, डिसएग्री करेगा, लेकिन ये जो महंगाई की प्राइसेस है इसको कौन रेक्टिफाई करेगा। जो बताया जा रहा है कि फैसलाबाद में फैक्ट्रीज बंद है, मैंने पहले भी 1 महीना पहले कहा था और वही बात निकली। लेकिन द क्वेश्चन इज कि आपकी यूटिलिटी स्टोर्स में 48 रुपए का इजाफा भी हो गया है। अब ये मुझे बताएं, 48 रुपए यूटिलिटी स्टोर में, तो फिर कंट्रोल कौन करेगा? जी बुहारी साहब। देखिए, मेरे ख्याल से ये है इशू ऑफ द डे। सबसे ज़्यादा अहम इशू ये है कि महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ये इस हुकूमत को जिसे 4 महीने हुए आए हुए उसको ब्लेम करना मेरे ख्याल से फेयर नहीं होगा। महंगाई जो है उसके पिछले 4 सालों में भी बहुत थी, लेकिन मुश्किल बात यह है कि इसके ऊपर किसी का कंसर्न उस तरह का जिस तरह का होना चाहिए कि अवामुन नास की जान बचाई जाए इस महंगाई के खंजर से जो रोज़ उनकी पीठ में घोंपा जा रहा है। अगर ये हुकूमत महंगाई काबू करने में नाकाम रही तो इसका भी हशर वही उससे बदतर होगा जो खान साहब की हुकूमत का हुआ है। मेरे ख्याल से ये तो मैं नहीं कह सकता कि हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, बिकॉज देयर आर सर्टन एफर्ट्स दोज हैव बीन मेड। चाहे वो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर सस्ती चीज़ों की फरहमी है, चाहे वो सब्सिडी देने का अमल है, चाहे वो गरीबों तक ये सैलाबों की तबाहकारियों के दरमियान रिलीफ भेजने का ताल्लुक है। एफर्ट्स है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि महंगाई काबू आ गई है। फ़ैसले ऐसे हो रहे हैं जो आज किए जा रहे हैं और 7 दिन के बाद वापस दिए जा रहे हैं। मिफ्ता के बारे में जो कैंपेन सारी चल रही है वो सिर्फ यही है कि आपने पहले दुकानदारों पे टैक्स लगाया, फिर 1 हफ़्ते के बाद मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट किया तो आपने वो वापस ले लिया। इस तरह के फ़ैसलों से मुल्क नहीं चलते हैं, ना मुल्क की इकॉनमी चलती है। मेरे ख़्याल से अगर ये मैं आपको बताऊँ, चाहे कोई सियासतदान इसको लीड करे या ना करे, पता नहीं पीटीआई करे की कोशिश करे या पीएमएलएन करे या पीपल्स पार्टी करे या जेयूआई करे, उससे तो शायद कुछ हो ना पाए हुकूमत के ख़िलाफ़। लेकिन ये जो महंगाई की तलवार है, ये अगर इसी तरीके से मज़ीद काटती रही अवाम को, तो जो अवाम का जमे गफ़ीर निकलेगा उसको फिर संभालना मुश्किल होगा। मेरा ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को फोकस करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि जो कीमतें हैं इनको काबू करने के लिए, जो इफ्तिखार साहब अक्सर कहते हैं कि जो निज़ाम मौजूद है वो अगर इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रहा, और अब तो पंजाब की हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए क्योंकि ये 12 करोड़ का सूबा है कि भाई डीसीज़ जो सेक्रेटरीज़ चीफ सेक्रेटरीज़ होते हैं, ये उनका काम होता है कीमतों को इंश्योर करना कि वो एक सतह पर भी रहें, कीमतें तय हो जाएं, वो डिस्प्ले की जाएं और आवाम को उन कीमतों पर वो चीज़ें मिलें। ये अगर नहीं हुआ तो पीजे मैं आपको अपने तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूँ कि ये जो तूफ़ान उठेगा फिर ये किसी से नहीं संभलेगा। इफ्तिखार साहब ये जो बात कर रहे हैं बुखारी साहब, आपको याद है कि 60s में 4 आने चीनी हुई थी तो अयूब खान के दौर में, अयूब खान के दौर में, बिल्कुल सही कहा। अब द क्वेश्चन इज कि अब लोग क्या ज्यादा थोड़ा वो लीनियंसी दिखा रहे हैं कि इतने आगे नहीं आ रहे? वहां तो गवर्नमेंट चेंज हो गई थी हमारी। कोशिश कीजिए, आप भी कोशिश करें, लंदन में बैठ के, मैं यहाँ पे बैठ के कोशिश करता हूँ कि लोगों को इस बात का एहसास हो जाए कि उनके साथ जुल्म हो रहा है। लोगों के पास अब खोने को क्या है, वो बहुत इम्पोर्टेंट मुहावरा है हम लोगों का जो प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं कि हमारे पाँव में पड़ी हुई जंजीरों के अलावा क्या खोना है। लोगों के पास है क्या? ना तालीम है, ना दवाई है, ना अच्छी ज़िंदगी है, ना अच्छी ज़िंदगी का सफ़र कॉन्सेप्ट है। जब अस्पताल में बेचारे मर जाते हैं तो पीप से भरी हुई जो चादर है उनके मुंह के ऊपर डाल दी जाती है। अब हम के साथ तो ये हो रहा है ना। अब इसकी तमाम तर जिम्मेदारी दोनों अतराफ के करप्ट तरीन माफियाज के सरबराहों के साथ है। बिल्कुल ठीक बात।
और उन दोनों माफियाज को बचाने के लिए उनके रहनुमा जो अवाम की बात झूठी करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे शुड बी हैंग पब्लिकली। अगर इंकलाब लाना है और इंकलाब का दर्द आपके दिल में आ गया लंदन में बैठ के, तो आइए फिर लोगों को एजुकेट करें कि तुम्हारे हकूक क्या हैं। बातें बड़ी हम करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं 13 अगस्त और 14 अगस्त की रात को अवाम को यह नहीं बताना कि उनको लूटने वाला कौन है। उस गिरोह और उस माफियाज की निशानदेही नहीं करनी, उस सिस्टम की निशानदेही नहीं करनी। हमने तो कब्जा करना है कैपिटल के ऊपर। जब आपकी सोच ये हो, जब आपकी फिक्र ये हो सियासतदानों की, तो यही होगा जो उन गरीबों के साथ हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि गरीब बगैर क़यादत के निकले तो मुल्क तबाह हो जाएगा। सो अगर आप चाहते हैं कि मुल्क को अनारकी के हवाले कर दिया जाए, तो आपका सवाल बड़ा अच्छा है। That's the right word. तो फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आप बगैर क़यादत के गरीबों के मामलात को ऐसे ही क्या रस्मी तौर पर डिस्कस करना चाहते हैं, तो इट विल बी अ टोटल अनार्की इन द कंट्री। बिल्कुल। लेकिन इफ्तिखार साहब, लेकिन फिर हम किस आप बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये कोई बनाना रिपब्लिक है और अगर ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, तो ये जो धमकियां दी जा रही हैं और जो धमकियां वसूल की जा रही हैं, ये क्या है फिर? क्या किसी रियासत में इस किस्म की धमकियां सियासत में दी जाती हैं? कम से कम हिंदुस्तान में तो नहीं दी जाती। कम से कम अफगानिस्तान जैसे मुल्क जहाँ जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं, वहाँ पे नहीं दी जाती। और आप क्यों गरीबों की बात कर रहे हैं? मैं अपने आप को गरीबों की बात तक ही महदूद रखना चाहता हूँ। आपने कहा कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, प्राइसेस को बढ़ाने के जिम्मेदार वो तमाम माफियाज हैं जो ABCD सबके साथ मौजूद हैं, जिनके पास पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है, जिनके पास पाकिस्तान की रियल एस्टेट का सारा कारोबार है, और वो लूट रहे हैं और वो लूटते रहेंगे। तो फिर जावेद, बात तो वहीं आ गई ना जो इफ्तिखार ये बुखारी साहब बार बार बात करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ क्यों नहीं फिर होता? इसलिए नहीं हो रहा पीजे, जब सियासी तौर पे हमारे सारे लीडरान अपनी सियासी बका के लिए सियासी शोबदेबाजी करते रहेंगे, तो फिर अवाम का यही हाल होगा। तो अवाम का फिर पुरसाने हाल नहीं होगा। ये सब लोग अवाम की बजाय अपनी अपनी सियासी जंग लड़ रहे हैं, और उस सियासी जंग में अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान की कौम का नुकसान हो रहा है, और पाकिस्तान की मईशत का नुकसान हो रहा है। इफ्तिखार साहब कहेंगे कि जावेद अब रिपीट कर रहा है, पिछले 9 महीने से सिर्फ ये सियासत उठा लेना तो आपको नजर आ जाएगी इमरान खान और इस वक्त की हुकूमत, इन्होंने अपनी अपनी सियासत के लिए सिर्फ एक अपॉइंटमेंट के लिए पूरे मुल्क की ऐसी की तैसी फेर के रख दी है। आज इस वक्त इकोनॉमी की हालत ये है, आप जो बात कर रहे थे कि गरीब आदमी को क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मुझे ये बताओ 6 से 8 घंटे लोड शेडिंग है, बिजली का रेट 25 रुपए से ऊपर चला गया है, मार्कअप रेट आप 18 से 20% पे आपको बैंक लोन दे रहा है। मुझे ये बताएं, गैस आपके पास अवेलेबल नहीं है, मुझे बताएं कि आप कौन सी फैक्ट्री चलाएंगे? एलसीज आप खोलने जा रहे हैं, एलसीज आपकी खुल नहीं रही हैं। आपने जब झूठ बोलकर सारा बजट पेश किया, जिसकी तरफ बुखारी साहब ने भी इशारा किया कि आप एक दिन बजट लगाते हैं, अगले दिन ट्वीट, एक दिन टैक्स लगाते हैं और अगले दिन ट्वीट पे वापस ले लेते हैं। तो मुझे बताइए, इस मुल्क में जब माशी फैसले सियासी बुनियादों पर किए जाएंगे तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क नहीं होगा तो और क्या होगा? ये आपके बोलने से, आपके बोलने, मेरे बोलने से कुछ हासिल नहीं हो रहा। अब अवाम को ये बात खुद समझ आ रही है, और जो इफ्तिखार साहब ने बात की है, अब अवाम को मौका ना दें कि वो अपने फैसले खुद करें। इन लीडरों को अब समझ आना चाहिए, अगर इन्होंने खुद फैसले करने शुरू कर दिए तो आपका हशर नशर हो जाएगा। चले जी, लेट्स ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ये मुझे बताएं ब्रेक के बाद, इफ्तिखार साहब, आप भी, बुखारी एंड जावेद साहब, कि ये तेल के माफिया को कौन कंट्रोल कर रहा है? प्राइसेस दुनिया में कम हो गई हैं, यहां आप देखें कि 199 का पेट्रोल था 185 पे आ गया है। अब मुझे बताओ, इमीडिएट रिलीफ मिला है, हमारे मुल्क में क्यों नहीं मिल रहा? इस पे आप बात करें इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू डीएनए। डिबेट हो रही है, बातचीत हो रही है, और जितनी हमारी व्यूअरशिप है ये सारों का आपका सवाल है मेरे पैनलिस्ट के साथ कि घी की कीमत क्यों नहीं कम हो रही। खुदा के लिए आम आदमी रो रहा है। बुहारी साहब, देखिए, गुजारिश ये है कि हमें ये बताया गया था कि जी पाम ऑयल की कीमत जो है इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गई है और उसकी जो इंपोर्ट है उसके अंदर कुछ ताख़ीर है, कुछ जहाज़ों का मिलना, कुछ वगैरह वगैरह, इसकी वजह से कीमत बढ़ गई है। लेकिन फिर जब ऑयल की कीमत जो है पाम ऑयल की कम हुई है, जब पाम ऑयल आ गया है फैक्ट्रियों में, तो फिर उसकी कीमत में कमी भी उसी रफ्तार से होनी चाहिए थी जिस रफ्तार से इजाफा हुआ था। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि ऑयल की कीमतें एक दफ़ा बढ़ तो जाती हैं, लेकिन फिर उनको वापस ले जाते हुए पता नहीं क्यों मौत पड़ती है हमारे उन तमाम ज़िम्मेदारान को जिनके बस में ये है कि इसकी कीमत जो है, चाहे वो ओगरा में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल और पेट्रोलियम में जहाँ भी हैं, उनकी ज़िम्मेदारी यही है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो आवाम तक ज़रूर पहुँचना चाहिए, क्योंकि आवाम को रिलीफ अगर नहीं मिलेगा तो ये इनकी सारी की सारी सियासत धरी की धरी रह जाएगी। ये इन अबाबीलों की तरफ इन्होंने इशारा किया था, किसी का मकसद था वो फ़ौज है, किसी का मकसद था कि ऊपर से अबाबील वाकई आएंगे, लेकिन किसी का मतलब मेरा ये है कि ये अबाबीलें अवाम ना बन जाएं कहीं, कि वो तंग आके महंगाई के हाथों बाहर निकलें और फिर जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं खान साहब कि बस फिर इट विल बी ऑल ओपन फॉर एवरीवन, एंड अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में किसी वक्त भी इस तरह का दौर आए कि अवाम जो है वो अपने फ़ैसले खुद करने लग जाए, रियासत का कॉन्सेप्ट ख़त्म होगा तो वी विल बी नाइदर हेयर नॉर देयर। जी इफ्तिखार साहब, इस मुल्क का सरमायादार बेहिस है, लूट रहा है और शर्म नहीं आती उसको कि उसके इलाके में रहने वाले गरीबों का क्या हाल है। जब उसकी मैं सालाना रिपोर्ट देखता हूँ उसकी प्रॉफिट की, तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि उसको कोई एहसास नहीं है। इस मुल्क को सरमायादार लूट कर खा गए हैं, खा रहे हैं, खा वो तहरीक इंसाफ में हो, खा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म में हो, या किसी भी जमात में हो। हम किसानों पर पाबंदी है कि हम अपनी गंदम का रेट मुकर्रर नहीं कर सकते, हुकूमत मुकर्रर करती है। हमसे तो नहीं पूछती कि भाई ये गंदम जो तुमने उगाई है इसमें मौसमी तगय्युरात भी शामिल हैं, उससे जो तुम मुतासर हुए हो उससे कितना नुकसान तुम्हें हुआ। हमसे कोई नहीं पूछता। इनसे कोई सवाल करता है कि तुम्हें अगर बाहर सस्ती चीज़ें होगी तुम सस्ती चीज़ें क्यों नहीं कर रहे। सिर्फ हम किसान ही रह गए जो हुकूमत को जवाब दें। ये सरमायादार लुटेरे जवाब दे किसी को नहीं है, ये किसी कानून के ताबे नहीं है। मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जो ख्यालात हैं वो लोगों को मुतासर कर दें। बिल्कुल इफ्तिखार साहब, मैं नहीं चाहता कि लोग मुतासर होकर कुछ ऐसे फैसले करें जो उनको नहीं करने, इफ्तिखार जो हुक्मरानों को करने चाहिए। बिल्कुल इफ्तिखार साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, आपको पता है कटौती पे क्या होता है कि ये शुगर मिल्स वाले ये इनको टाइम पे पैसे नहीं देते, इनकी जो शुगर केन है सड़ जाती है, बिल्कुल सूख जाती है, उसका रस खत्म हो जाता है, उसका रस खत्म हो जाता है। ये कहते हैं कि इसका जो कंटेंट है रस का वो कम हो गया, इसकी कीमत कम हो गई है। वो जो चाहे करें, वो जो चाहे करें, वो मालिक है इस मुल्क के। पीजे क्यों जी, बताएं जावेद। पीजे इफ्तिखार साहब ने बिल्कुल बात की, लेकिन आधी बात की। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में हर वो शख्स जिसके पास ताकत है वो अपने आप को कानून से मुबर्रा समझता है। क्यों वो ये लोग समझते हैं कि ताकत इंजॉय करने के लिए मोरालिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब मोरालिटी नहीं होगी तो आपको फिर अवाम का भी दर्द नहीं होगा, चाहे वो पावर कॉरिडोर में बैठे हैं चाहे पैसे के ऊपर बैठे हैं, दोनों तरफ एक ही हाल है। अगर इनको सरमायादारों को किसी ने कंट्रोल करना है तो वो कानून ने करना है। कानून किसके पास है? कानून उनके पास है जो ईवानों में बैठे हैं। ईवानों वाले अपनी जंगें लड़ रहे हैं तो उन्होंने कानून की हुक्मरानी कहाँ होने देनी है? कहाँ इन सरमायादारों को नकेल डालेगी? जो इफ्तिखार साहब की आज मैं चौथी दफ़ा बात रिपीट करूँगा, हमेशा से एक बात कहते हैं कि इंटरनेशनल प्राइसिंग तो अपनी फैक्टर एक अपनी अलग है, वो तो चलो ठीक है, लेकिन 30% तो इन हुकूमतों के पास है ना, गवर्नेंस और प्राइस कंट्रोल कमेटियां, वो तो हुकूमत इंप्लीमेंट करवाएगी ना। चाहे वो शुगर माफिया हो, चाहे ऑयल माफिया हो,
चाहे सब्जी का वेजिटेबल्स हो, चाहे दालों वाला माफिया जो अवाम की जरूरत है, चाहे आटे वाला माफिया हो, इनको कंट्रोल तो अवाम हुकूमत ने करना है। अगर हुकूमत अपने काम करने की बजाय सिर्फ ये जो शोबदाबाजियां आजकल हम देख रहे हैं पॉलिटिकल सीन पे, इस तरह के काम होते जाएंगे कि एक पॉलिटिकल लीडर उठता कहता मैंने 9 सीटों से इलेक्शन, एक सेकंड, जो पॉलिटिकल लीडर उठता कहता मैंने 9 सीटों से इलेक्शन लड़ना, जिसको इतनी सोच नहीं है कि एक सीट के ऊपर 3 से 5 करोड़ रुपए खर्चा आता है, तो मुल्क का पैसा कहां से आता है? टैक्स से आता है ना, उन्हीं सरमायादारों से आता है। जिस सियासी लीडरों को ये नहीं होगा तो फिर उधर महंगाई भी होगी या तबाही भी होगी। ये आपने बहुत काम की बात की थी अयूब खान के दौर की, कि इतनी कीमत बढ़ी चीनी की कि होती चीनी चोर का नारा पूरे मुल्क में लगाया गया। उस दिन से लेके आज तक मेरा ख्याल है वही लोग हुक्मरान रहे जो हमारे दोस्त के अताब की वजह बनते हैं, निशाना अताब बनते हैं। हमें अफसोस है, सिस्टम उनके लिए है, सिस्टम सरमायादारों के लिए है, सिस्टम लुटेरों के लिए है। फिर इफ्तिखार साहब सिस्टम कौन बदलेगा? प्लीज वो भी तो बताएं ना। प्लीज बस करें, इनको खत्म कर देते हैं, ब्रेक पे जाना है। जी इफ्तिखार पे। सिस्टम लुटेरों का है और वो लुटेरे मैंने कहा तमाम हैं, वो ना ए के होते हैं, ना बी के होते हैं, ना सी के होते हैं। मैं थोड़ा सा इजाफा इसमें करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये सारे लुटेरे जो हैं ये हुकूमती जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी ATM मशीन्स होते हैं। अगर आपको मैं आखिरी चीनी और आटा माफिया के ATMs का जिक्र नहीं करना चाहता मैं यहाँ, ये सारे लोग पनपते भी इसलिए हैं कि हर बैठी हुई हुकूमत की नाक के नीचे इनको शय भी मिलती है, इनको रिलीफ भी मिलते हैं और ये अवाम की तबाही का बायस। और लोगों को इनके बारे में सोचना चाहिए, इन अफराद के बारे में सोचना चाहिए, ये जहां कहीं भी है इनके बारे में चोर चोर कहना चाहिए। लेकिन अवाम तो एक सेकंड पीछे, मेरी भी एक बात सुनते जाएं, एक सेकंड। अवाम तो देखें अपने नुमाइंदे मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेज देते हैं कि आप सिस्टम को दुरुस्त करें और ये जो जिनके ATMs की बात हो रही है इनको निकेल डालें। अगर पार्लियामेंटेरियन उनको निकेल नहीं डाल रहे, सिस्टम दुरुस्त नहीं कर रहे, तो फिर अवाम किसके पास जाएं? एंड विल कंटिन्यू विद द शो। ये DNA पे हम हर डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट, लेकिन ये आज एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट है जो कि मैं समझता हूँ जितनी इसमें मजम्मत की जाए उतनी कम है, और वो है जो इजराइल कर रहा है निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ। उनके पास वो आर्मामेंट नहीं है जो इजराइल के पास है, टॉप ऑफ द लाइन, और उन पे वो बमबारी करते हैं, मारते हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि ये जो बैनुल अक़वामी मुस्लिम उम्मा, बुखारी साहब ये क्या कर रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल से जितनी भी सुपर पावर्स हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके ऊपर, और फिर जो ये सो कॉल्ड मुस्लिम उम्मा जिसको हम कहते हैं, इन सब के ऊपर मेरे ख्याल से तबर्रे का वक्त ये इनके होते हुए इतनी बड़ी इंसानी हकूक़ की पायमाली हर रोज़ कर रहा है इसराइल, और एक लैंडलॉर्ड गज़ा की पट्टी के ऊपर तैयारों के साथ बमबारी जो है ये वहाँ का मामूल बन गया हुआ है। मजाल है किसी के पेट में दर्द उठती हो, मजाल है किसी को वहाँ पर उठती हुई लाशों का फिक्र हो। ये बेहिसी जो है ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अलमिया आज के दौर का यही है। और फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर हमने खामोशी से बर्दाश्त करने की आदत बना ली, हमारी आंखों के सामने कश्मीर जो है वो सफ़े हस्ती से प्रैक्टिकली मिट गया, इसलिए कि हिंदुस्तान ने उसको अनेक्स कर लिया है, अपनी रियासत का हिस्सा बना लिया है, और हम तमाशा देखते रह गए हैं। जो बहुत बड़े मामे बनते थे कश्मीर कॉज के, उन्होंने क्या किया वो भी हमारे सामने है। आप और मैं बार बार कहते रहे हैं कि इस्लाम जो कश्मीर सेंटर्स हैं उनको एम्बेसीज में खोल दीजिए, किसी के सेहत पर कोई असर नहीं। यही हाल फ़लस्तीन का है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब हमारी जवानी का दौर था तो अगर एक गोली चलती थी फ़लस्तीन के अंदर तो शहर की गलियां सड़कें ये एहतजाज करने के लिए भर जाती थी, लेकिन अब किसी की सेहत पर कोई असर नहीं होता। जितनी इस्लामी रियासतें मिडल ईस्ट में हैं जो इर्द गिर्द हैं इसराइल के, वो सारी ग़ुलाम हैं अमेरिका की, और इसी वजह से कोई एक टूटी ज़बान से कंडम तक नहीं करता। आप देख लें
पिछले 5 दिन से क्या हो रहा है। और अभी इसराइल की तरफ से ये कहा गया कि ये तो अभी हम 1 हफ्ता और जारी रखेंगे। इजलास बुलाया है जो कल मिलेगा, यानी कल तक तो उसको लाइसेंस है कि जितनी तबाही आपने करनी है कर लें। ये मुस्लिम कॉजेज़ के साथ हमेशा यूनाइटेड नेशंस का रवैया रहा है। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को भी और ख़ुद हमारी हुकूमत को भी आउटराइटली इसके ऊपर स्टैंस लेना चाहिए और कंडेम करना चाहिए दुनिया की इस बेहिस्सी को। बिल्कुल। इफ्तिखार साहब, ये जिस बात कर रहे हैं मुस्लिम उम्मा की, वो उनमें से तो कोई मजम्मत ही नहीं करता। हम तो कम से कम हिंदुस्तान के आगे मजम्मत करते हैं, वहाँ तो मजम्मत ही कोई नहीं है। ऐसे ही है, सब एक जैसे इकट्ठे हुए हैं, हर आदमी का अपना मफाद है। हमने मजम्मत की अमेरिका की, और जब हमें ज़रूरत पड़ी एक सूबे में तो उसी अमेरिका के तमाम जो फ़वाइद हैं उस सूबे में हासिल कर रहे हैं, हमें छोड़ें। हम लोगों का कोई मौक़िफ़ भी नहीं है। और जो भी कहा बुखारी साहब ने, जिन जज्बात का इजहार किया, मैं इनके साथ हूँ अगेंस्ट दीज पीपल जो वहाँ पे बच्चों को कत्ल कर रहे हैं, बूढ़ों को कत्ल कर रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, नौजवानों को शहीद कर रहे हैं। जी जावेद, पीछे देखो, ये जो अभी बयानात आ रहे हैं, जो करारदादें हो रही है, कोई पहली दफ़ा हो रहा है। पिछले 30-40 साल से हम देख रहे हैं किसी के सर पे किसी किस्म की कोई जून तक नहीं रेंग रही। इसी तरह निहत्ते लोगों को मारा जा रहा है, मिसाइल गिराए जा रहे हैं। ये सिर्फ हम बयानबाजी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पल्ले है ही कुछ नहीं है। जब तक आप ताकतवर नहीं होंगे, आप इनके रास्ते नहीं रोक सकते। जब तक आप मुआशी तौर पे ताकतवर नहीं होंगे, आप दुनिया में स्टैंड नहीं कर सकते। दुनिया के अपने मफादात हैं, आप उन मफादात में कहीं आते ही नहीं है। मुस्लिम ममालिक अपने अपने मफादात के चक्कर में है। उन्होंने कहा फ़लस्तीन का उनका इंटरेस्ट है। यूएई को देख लें, सऊदीया को देख लें, स्वाय बयानबाजी के है क्या इनके पास? कश्मीर के हवाले से देख लें हमने क्या किया है। तो इसलिए ये सब कहानी है। जब तक आप कुछ कर रहे, प्रैक्टिकली कुछ करने जोगे हो जाएंगे, तब भी कोई चीज़ रुकेगी, वरना ये सब कहानी ऐसी ही चलती रहेंगी। Thank you, Javed. Thank you, Iftikhar, and of course, thank you, Buhari Saab, for your input in today's program. और जब ये जावेद ने कहा कि कानून तो इस वक्त नून के पास है, अब देखते हैं कि ये कैसे कानून को आगे लेके चलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है। Until next Thursday, आपके सामने दोबारा हम हाजिर होंगे 8 बजे, the usual time, नए सब्जेक्ट्स, नए मसले मसाइल, and of course, नई इंट्रीग्स आपके सामने आएंगे। Look after yourself, look after the interest of Pakistan. खुदा हाफिज़।